तो आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 2 में आज हम पढ़ रहे हैं बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो ये बीजांड या गुरु बीजाणुधानी है जो अंडाशय में पाई जाती है। ध्यान रखिए पूरी की पूरी मृदु उत्तक से बनी हुई होती है। इसमें जो बीज का भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो एक अंडाकार संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं बीजांड काय। इस बीजांड काय के चारों ओर ये जो आवरण आपको दिख रहा है, ये आवरण कहलाता अध्यावरण। यहाँ अपन दो अध्यावरण देख रहे हैं। ये बाहर वाला जो है ये कहलाएगा बाह्य अध्यावरण, और ये जो अंदर वाला है ये कहलाएगा अंत अध्यावरण। और इस अध्यावरण के आधार पर बीजांड तीन प्रकार का होता है: द्विअध्यावरणी, एक अध्यावरणी और अध्यावरणी। ये डायग्राम द्विअध्यावरणी बीजांड का है क्योंकि इसमें अध्यावरण की संख्या 2 है, एक बाहर और एक अंदर। तो एक अध्यावरणी में अध्यावरण की संख्या 1 होगी और अध्यावरणी में अध्यावरण होगा ही नहीं, यानी अध्यावरण अनुपस्थित होता है। अब ये जो भाग आपको दिख रहा है बीजांड का, इस भाग को निभाग कहते हैं और इस निभाग वाले भाग से ही इस अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। अगर यहाँ पर अपन देखें तो इस बीजांड काय में यहाँ पर अध्यावरण का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो पतली नलिकाकार संरचना बनी है, इस रचना को कहते हैं बीजांड द्वार। अच्छा, और इस बीजांड में एक पतले धागे नुमा संरचना और दिखाई दे रही है अपन को। ये पतली धागे नुमा संरचना बीजांड ग्रंथ कहलाती है और ये बीजांड ग्रंथ ही आगे जाकर अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है। जिस स्थान पर ये अंडाशय की भित्ति से जुड़ता है उस स्थान को बीजांड आसन कहते हैं, यानी बीजांड आसन है जहां पर बीजांड ग्रंथ और अंडाशय की भित्ति आपस में जुड़ती है। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है बीजांड ग्रंथ का जो प्रारंभिक भाग है, जहाँ ये बीजांड या यूं कहते हैं अध्यावरण से जुड़ा रहता है, उस भाग को नाभिका कहते हैं। तो ये भाग नाभिका है और ये भाग निभाग है। अब ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये संरचना भ्रूण कोश है, या इसको गुरु बीजाणु भी कहते हैं या इसको मादा युग्मकोश भी कहते हैं। तो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर बड़ा करके बनाया है। तो अगर अपन देखें भ्रूण कोश या गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोश भी, तो याद रखना ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है, यानी इसमें 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है। तो देखें कौन सी कोशिका, एक जो सबसे बड़ी कोशिका आपको दिख रही है पूरी की पूरी, ये बड़ी कोशिका कहलाती है केंद्रीय कोशिका। और इस केंद्रीय कोशिका के अंदर ये 3 ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर 6 कोशिकाएं हैं, यानी ये 6 कोशिकाएं इस केंद्रीय कोशिका के अंदर है। तो एक तो केंद्रीय कोशिका हो गई और ये 6, कुल मिला के 7 कोशिकाएं हो गई। अब इस केंद्रीय कोशिका में यह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्र। याद रखना इसमें 2 केंद्रक आपस में मिले हुए। अच्छा, इसी प्रकार इस केंद्रीय कोशिका में निभाग की ओर अपन को 3 छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही है, इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं और प्रत्येक कोशिका में 1 केंद्रक होता है। और नीचे जो आपको 3 बड़ी कोशिकाएं दिख रही है, इसमें बीच वाली बड़ी कोशिका है अंड कोशिका या मादा युग्मक, और इसमें 1 केंद्रक है। और इसकी जो साइड में आपको 2 कोशिकाएं दिख रही है, ये कहलाती सहायक कोशिकाएं, जिसमें भी 1 केंद्रक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गए 3 केंद्रक, यहाँ भी हो गए 3 केंद्रक, 6, और यहाँ हो गए 2 केंद्रक, तो कुल 8 केंद्रक हो गए। और ये पहली कोशिका, यहाँ पर 3, ये हो गई कुल 4 कोशिकाएं, और यहाँ पर ये 3 और कुल 7। तो इस प्रकार ये 7 कोशिका और 8 केंद्र की संरचना है, यही कहलाती है भ्रूण कोश या गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोश भी। अब अपन इस बीजांड के प्रकार देखते हैं। तो आपको ये 6 प्रकार का दिख रहा है। पहला है रज्जु प्रकार का। ये जो संरचना आपको दिख रही रज्जु प्रकार का बीजांड है, ये बिल्कुल सीधा और सरल बीजांड होता है। इसमें यहाँ पर ये बीजांड द्वार है, ये निभाग और ये बीजांड ग्रंथ, तीनों एक ही सीधी रेखा पर होते हैं। ये रज्जु प्रकार का बीजांड होगा और ये अधिकांश जिम्नोस्पर्म और पोलीगनेसी और पाइपरेसी कुल में पाया जाता है। अब अगर अपन देखें दूसरा है अर्धप्रतीप। इसमें क्या होता है, ये रज्जु बीजांड है, ये अगर 90 डिग्री घूम जाए, देखो यहाँ पर बिल्कुल सीधा था और यहाँ पर ये इस प्रकार घूम गया, तो 90 डिग्री घूमने पर अर्धप्रतीप बीजांड बनता है। इसमें बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी रेखा में है, लेकिन बीजांड ग्रंथ इन दोनों के साथ समकोण पर 90 डिग्री पर आ जाता है। ये अर्धप्रतीप बीजांड मिलता है रेनन कुलेसी और
प्रीमोलेसी के अंदर। तीसरा है अनुप्रस्थ बीजांड। इसमें क्या हुआ, ये जो अर्ध प्रति बीजांड था इसका जो आगे वाला भाग है, इस आगे वाले भाग में देखो वक्रता आ गई, यानी घूम गया, यानी बीजांड में थोड़ी वक्रता आ जाए, किसमें, अर्ध प्रतीप में, तो बन जाता अनुप्रस्थ बीजांड। और ये पाया जाता है एलिशमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में। अगला है वक्र बीजांड। इसमें देखो क्या हुआ, जो अनुप्रस्थ बीजांड था उसमें देखो वक्रता और अधिक बढ़ गई, और अधिक वक्रता आ गई, जिसके कारण पूरा का पूरा बीजांड और साथ साथ में भ्रूण कोष भी घोड़े की नाल के समान हो जाते हैं। और इसमें बीजांड द्वार है, ये बीजांड रंध्र के बिल्कुल समीप आ जाता है। तो इस प्रकार वक्र बीजांड बनता है। ये क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं प्रतीप। तो ये कब बनता है, ये जो रज्जु बीजांड है जब 80 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा तो बना अर्ध प्रतीप, और यही अगर वापस 180 डिग्री घूम जाए तो बन जाता प्रतीप बीजांड। और ये किसमें मिलता है, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है, यानी आवर्त बीजी पादपों के 82% कुलों में प्रतीप बीजांड ही मिलता है। अब आइए कुंडलित। इसमें तो क्या हुआ था कि रज्जु बीजांड जब 90 डिग्री घुमा तो बना अर्ध प्रतीप, और रज्जु बीजांड 180 डिग्री घुमा तो बना प्रतीप। और अब अगर रज्जु बीजांड 360 डिग्री घूम जाए और घूमकर वापस सीधा हो जाए तो बन जाता कुंडलित प्रकार का बीजांड। और इसमें ये जो बीजांड व्रंत है ये इसके चारों ओर लिपट जाता है। ये मिलता है प्लम्बोजेनेसी और कैक्टेसी कुल के पादपों में। अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन। मतलब अब हम पढ़ेंगे ये बीजांड और इसमें ये जो गुरु बीजाणु है यानी भ्रूण कोष यानी मादा युग्मकोष का विकास कैसे होता है। तो याद रखना ये बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन की। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले अंडाशय की भित्ति में उभार बनता है, और ये उभार ही फिर बीजांड काय, जो बीजांड काय है इस बीजांड काय में बदल जाता है। उसके बाद इस बीजांड काय की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इस बड़ी कोशिका को प्रपशु कोशिका कहते हैं। तो याद रखना 2N होती है। इस प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बनती है। एक तो बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं भी 2N होगी। अब प्राथमिक वित्तीय कोशिका में बारंबार समसूत्री विभाजन होगा और ये जो चारों ओर का अध्यावरण है ये अध्यावरण बन जाएगा। लेकिन जो दूसरी कोशिका थी प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका, इस कोशिका में एक असूत्री विभाजन होगा और पहले बनेगा गुरु बीजाणु चतुष्क और उस गुरु बीजाणु चतुष्क से बाद में ये गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। इस गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश कर। ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं ये गुरु बीजाणु या भ्रूण कोष के परिवर्धन को दर्शा रहा है। ये भ्रूण कोष में 7 कोशिका और 8 केंद्र कैसे बनते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें असूत्री विभाजन होता है और ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। ये चारों चिपके हुए रहते हैं, इस कारण इन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब इन 4 में से 3 पोषण लेना बंद कर देते हैं, इन्हें कहते हैं निष्क्रिय गुरु बीजाणु जो बाद में नष्ट हो जाते हैं। ये एक जो पीछे बचता है ये सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। ये पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाता है। अब इसे कहते हैं भ्रूण कोष मातृ कोशिका और नोट करें इसमें अभी एक केंद्रक है। अब इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और साथ ही साथ में एक बीच में केंद्रीय रिक्तिका आ जाती है, जिससे कारण दोनों केंद्रक किनारे पर चले जाते हैं और इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और चूंकि विभाजन समसूत्री हुआ है तो ध्रुवीय केंद्रक N होंगे। फिर इन दोनों ध्रुवीय केंद्रक में भी वापस 2-2 बार समसूत्री विभाजन होगा, तो इस ध्रुवीय केंद्रक से भी 4 और इस ध्रुवीय केंद्रक से भी 4 यानी कुल 8 केंद्रक बन गए। अब ये रिक्तिका नष्ट हो जाएगी और एक ध्रुवीय केंद्रक ऊपर वाला और एक ध्रुवीय केंद्रक नीचे वाला
गति करके बीच में आकर मिल जाएंगे और इस प्रकार द्वितीय केंद्र का निर्माण हो जाएगा जो 2n होगा। अब ऊपर कितने बचे? 3। इन तीनों से बन जाएगी प्रतिमुख कोशिका और नीचे कितने बचे? 3। इन 3 में से 1 से बन जाएगी अंड कोशिका और 2 से बन जाएगी सहायक कोशिका। और इस सहायक कोशिका के अंतिम किनारे पर कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती है जिन्हें तंतुनुमा समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार इस डायग्राम में हमने पढ़ा इस भ्रूण कोश का परिवर्धन या गुरु बीजाणु का विकास किस प्रकार होता है। और इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।